नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मोड। मोड मतलब होता है बहुलक। इससे पहले हमने किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि हमने मीन और मीडियन कर लिया था। मीन में भी हमने अरिथमेटिक मीन तीनों मेथड से और तीनों सीरीज़ में कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखा था। उसके बाद मीडियन भी हमने तीनों सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। आज हम पढ़ेंगे मोड। मोड होता क्या है, बहुलक होता क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो कि सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। ओके, जैसे कोई सीरीज है 2, 3, 4, 6, 6, 9, 3, 2 और 6, तो इसमें आप देख सकते हो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो 6 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका जो मोड होगा वो होगा z=6। इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। मोड को किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार सीरीज में आती है उसी को हम बहुलक कहते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब यही होता है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, उसी को हम वैल्यू की फ्रिक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं या बारंबारता कहते हैं। ओके, उसके बाद मोड को कंप्यूट कैसे करते हैं। मोड को कंप्यूट करने की मैंने पहले भी आपको बताया था मीन और मीडियन में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज जो होती हैं वो होती हैं 3: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही हमने देख लिया है। और अगर आपको नहीं पता तो आप चैनल पर ही इसकी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड से हम देख के ही पता कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई है वही उसका बहुलक होगी, वही उसका मोड होगा। ओके, ये तो हम देख के पता कर सकते हैं। दूसरा, हम ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हमको रॉ डेटा भी दिया हुआ होता है, तो रॉ डेटा को पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई है, सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हुई है वही बहुलक होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ के आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, मतलब कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है हम वो नंबर उनके आगे लिख देते हैं, और जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका मोड कहलाता है। वो वैल्यू वो मोड हो जाएगी, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में केवल देखकर हम इसको पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रिक्वेंसीज होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन हम फ्रिक्वेंसीज को लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसीज के रूप में टेबल फॉर्म कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में ऑलरेडी हमको फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है, तो या तो हम देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसी सबसे लार्जेस्ट जो फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू है वही मोड होगी, या तो हम ऑब्जर्व करके या इंस्पेक्ट करके उसको पता कर सकते हैं। दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। अगर हमको एक फ्रिक्वेंसी 2 बार दे रखी है, मतलब 2 फ्रिक्वेंसी सेम है, अगर किसी टेबल में 2 फ्रिक्वेंसी सेम है, 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, 2 या 3 या फिर 1 से ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, हमें टेबल फॉर्म करनी पड़ती हैं, उसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। और ये जो टेबल होती हैं, ये टेबल होती हैं 2। ग्रुपिंग मेथड में हमको 2 टेबल बनानी पड़ती हैं, जिनके थ्रू हम पता करते हैं कि बहुलक क्या होगा, इस सीरीज़ का बहुलक क्या होगा। तो पहली होती है ग्रुपिंग टेबल, सेकंड होती है एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल कैसे फॉर्म किया जाता है ये क्वेश्चन के थ्रू आप लोग बाद में समझना, अभी बस इतना समझिए कि इस मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी हमारी सीरीज़ होती है कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, साथ में इसमें क्लास इंटरवल भी होते हैं। आपको पता है जैसे 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से ये क्लास इंटरवल्स होते हैं। केवल वैल्यूज़ एक सिंगल वैल्यू नहीं होती है, इस तरीके से इनके क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम देखेंगे कि पहले तो या तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड से हम देख के पता कर लेंगे, लेकिन जब हम देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है, या तो हम देख के पता कर सकते हैं। देख के पता करने के बाद मान लो 10 से 20 जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी है 20, जो कि लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा है ना। हमारा आंसर जो है 10 से 20 के बीच में है। फिर आंसर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है।
ठीक है। तो जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होती है वो केवल मॉडल क्लास होती है। अभी हमारा आंसर इसमें हमने पता नहीं किया। जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ में जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मॉडल क्लास है। जो भी हमारा अभी आंसर आएगा लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी। हमारा आंसर तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसमें हमें पता चलेगा। दूसरा होता है, अगर हमें ऑब्जर्व करके पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अगर सेम फ्रीक्वेंसीज़ हैं, एक फ्रीक्वेंसी 2 बार रिपीट हुई है, एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो फिर हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में भी देखा था, जिसमें हम 2 टेबल फॉर्म करते हैं। तो वो टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, वो टेबल होती क्या है आप देख सकते हो। ये होती है ग्रुपिंग टेबल। इस तरीके से हम इस टेबल को बनाते हैं। और सेकंड होती है एनालिसिस टेबल। इस तरीके से इस टेबल को बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा, ग्राफिकल मेथड से भी हम कंप्यूट कर सकते हैं मोड को। ग्राफिकल मेथड मतलब पहले हिस्टोग्राम हम फॉर्म बनाते हैं। पहले हिस्टोग्राम कैसे बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप देख सकते हो कि इस कॉर्नर को इसके कॉर्नर से हमने जोड़ा है। इस तरीके से ये लाइन को एक खींचे, एक लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से हमने मिलाया है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है। और जो मिड पॉइंट है ये हम यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है एक्स एक्सिस पे, और यही जो लाइन है, यही जो पॉइंट है, यही हमारा मॉडल पॉइंट होता है। इस तरीके से हिस्टोग्राम से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है, अब जब हमने मीन, मीडियन और मोड पढ़ लिया है तो हमें इनके बीच का रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए। और इसके लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड क्या होता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन मीन्स 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये इसका फॉर्मूला है, ये रिलेशनशिप होता है मोड, मीडियन और मीन में। उदाहरण के इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे मोड पता किया जाता है। तो ये जो सीरीज़ है आप देख सकते हो, इस सीरीज़ में केवल हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो जब वैल्यूज़ दे रखी हैं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब ये जो सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़ है। ओके। इंडिविजुअल सीरीज़ को हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे छोटा उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखा है। तो आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू ऐसी है, इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। जिस 17 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 18 भी 2 टाइम्स, 19 केवल एक बार, ठीक है, 20, फिर 21 ये 2 बार, और 22 आप देख सकते हो कि 22 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसका जो बहुलक होगा, इसका जो मोड होगा वो होगा 22। तो 22 इसका आंसर है। तो केवल हमने ऑब्जर्वेशन मेथड से ही देख के ही हमने पता कर लिया कि इसका बहुलक क्या होगा। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है वो इसका बहुलक होगा। ओके। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि आवृत्ति लिख के भी हम पता कर सकते हैं। जैसे हमें केवल वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, और आप देख सकते हो कि एक वैल्यू 11.1 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, मतलब 2 बार है। 10.9 10.9। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आप देख सकते हो सबसे पहले हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, और उसके बाद जो वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई है हमने फ्रीक्वेंसीज के आगे उसे लिख दिया है। जैसे 10.4 आप देख सकते हो, 10.4 केवल एक बार है, तो हमने इसके आगे क्या लिखा है 1। 10.5 ये भी केवल एक बार है। 10.6 आप देख सकते हो, 10.6 1 2 3 4 5 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है 5। 10.7 आप देख सकते हो, 1 और 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, हमने इसके सामने 2 लिखा है। 10.9 भी आप देख सकते हो, इसी तरीके से 9.1 और 9.3 की फ्रीक्वेंसीज, इन सब की फ्रीक्वेंसीज हमने पहले लिखी, और उसके बाद हमने देखा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें से, ऑब्वियसली 5 है, 5 है। और 5 जो है 10.6 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसका जो बहुलक होगा वो होगा 10.6। 5 नहीं होगा, 5 तो 10.6 की फ्रीक्वेंसी है, तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका मोड क्या होगा 10.6। तो ये बहुत ही आसान है, हमें देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो 5 सबसे बड़ा है और 5 10.6 की फ्रीक्वेंसी है, तो 10.6 इसका आंसर होगा। ओके। इंडिविजुअल सीरीज में हम ऐसे पता करते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में हम इसे कैसे पता करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको बताया था कि इंस्पेक्शन मेथड या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, या और ग्रुपिंग मेथड होता है। ओके। तो आप देख सकते हो हमको क्वेश्चन में हमको एक्स भी दिया हुआ है, मतलब वैल्यूज़ दे रखी है हमको, ये सारी वैल्यूज़ हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हमको ऑलरेडी दे रखी है। हम कैसे पता करेंगे,
यहाँ हमें देख के ही पता चल रहा है कि लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो है 10, और 10 किसकी फ्रिक्वेंसी है? 140 की। तो हमारा आंसर हो जाएगा 140। जो मोड है 140, मतलब देख कर ही हमें पता चल गया है, हमें टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हमने देख कर ही बता दिया है कि z इज इक्वल टू 140 होगा, क्योंकि 10 इसकी फ्रिक्वेंसी है, 10 इसकी फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद 8 है, तो 8 तो 10 से छोटा है ना, तो 10 सबसे बड़ा है और 10 140 की फ्रिक्वेंसी है, इसलिए हमारा आंसर 140 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कुछ इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है, हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं और आप देख सकते हो हमको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, और इन फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हो कि 8 जो है वो 8 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 10 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 16 है, फिर उसकी जस्ट बाद 14 है। लेकिन इस तरीके से ये जो है, जहाँ एक फ्रीक्वेंसी 2 बार रिपीट हुई है और हमें सही से पता नहीं चल पा रहा है कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी। हालांकि यहाँ पर लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है, लेकिन उसके जस्ट बाद 16, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, और बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 बार रिपीट हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम टेबल फॉर्म करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि टेबल 2 होती हैं, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। तो ये टेबल कैसे फॉर्म की जाती हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है ये समझना, ठीक है। तो ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमने लिखी, उनकी हमने फ्रीक्वेंसीज़ लिखी हैं। ओके, ये फ्रीक्वेंसीज़ हमने लिख दी। अब ये जो टेबल होती है, इसमें टोटल 6 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं? 6 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम में तो हमने देखकर ही बता दिया कि लार्जेस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 17, तो हमने 17 को यहाँ सर्कल कर दिया। ओके, इसको एन सर्कल कर दिया हमने। उसके बाद सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम में हम जो फर्स्ट जो 2 फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ऐड करते हैं। उसके बाद 2-2 के ग्रुप में हम इनको ऐड करेंगे। आप देख सकते हो 2-2 के ग्रुप में जहाँ तक ये ऐड हो रही है वहाँ तक हम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में हमने 3 + 8 किया है, फिर 10 + 20, 16 + 14, 10 + 8, इस तरीके से हमने ऐड किया। और इनमें से इस कॉलम में लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, इस कॉलम में लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 30, तो 30 को हमने एनसर्कल कर दिया। ओके, थर्ड वाले कॉलम में सेकंड और थर्ड को किन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे। देखो सेकंड कॉलम में हमने किसको किया था, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था। थर्ड कॉलम में हम सेकंड और थर्ड वाली को ऐड करेंगे। सेकंड और थर्ड वाली मतलब 8 और 10 को, उसके बाद करते जाएंगे, फिर एक मतलब फर्स्ट वाली छोड़ के उसके बाद जितने भी हैं उनके 2-2 के ग्रुप में हम इनको ऐड करेंगे। आप देख सकते हो 8 10 12 16 और 14 10, इस तरीके से हमने ऐड करा। और इनमें से जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 28 को हमने एनसर्कल कर दिया। ओके, फोर्थ वाले कॉलम में हम क्या करेंगे कि पहली जो 3 फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड करेंगे। पहली 3, फिर दूसरी 3, अगली 3, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, इस तरीके से हमने इनको ऐड कर रखा है। और इसमें से भी जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है हमने उसको एनसर्कल कर दिया। ओके, फिफ्थ वाले कॉलम में हम फर्स्ट को छोड़ के 3 को छोड़ के बाकी की जो 3 है, ठीक है, नेक्स्ट 3, उसके बाद नेक्स्ट 3, इसमें 3-3 का पेयर बनता है। और अब 4 और 1 लास्ट में छूट गए, इनका पेयर नहीं बन सकता क्योंकि इनके साथ कोई तीसरा नंबर नहीं है। तो इतने ही हम बनाएंगे, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जो लार्जेस्ट नंबर है उसको, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको एनसर्कल कर दिया। लास्ट जो है इसमें हम क्या करते हैं, देखो पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट 3 को किया था। ओके, फर्स्ट 3 को किया था, उसके बाद हमने पहले को छोड़ के 3 को छोड़ के नेक्स्ट 3 को ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों को छोड़ के, फर्स्ट 2 को छोड़ के हम यहाँ से शुरू करेंगे, नेक्स्ट 3 को, फिर नेक्स्ट 3 और फिर नेक्स्ट 3, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो इन तीनों को ऐड करके इतना आया और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी को हमने एनसर्कल कर दिया। तो ये टेबल कैसे फॉर्म करनी है, सबसे पहले आपको वैल्यूज़ लिखनी है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी में पहला जो कॉलम है उसमें जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हमने एनसर्कल करना है। सेकेंड कॉलम में हम क्या करेंगे, पहली जो 2 है, यहाँ लिखा है ना 1 + 2 मतलब पहला और दूसरा, इन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 मतलब 2-2 के यहाँ पेयर बनेंगे, 2-2 के जोड़े बनेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये प्लस करके ये नंबर आ गई, जो लार्जेस्ट है उसको हमको सर्कल करते हुए जाना है
ठीक। थर्ड कॉलम में हमको फर्स्ट वाले को छोड़ के करना है, मतलब यहाँ 2 + 3 लिखा है, मतलब सेकंड प्लस थर्ड 8 + 10 करना है, सेकंड वाला और जो थर्ड वाला है उन दोनों को प्लस करना है। उसके बाद ऐसे ऐसे करते जाना है, फिर 2 2 की जोड़े में इनको प्लस करते जाना है। फोर्थ वाले में आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिखा है यहाँ, मतलब 3 8 और 10, और उसके बाद नेक्स्ट 3 यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाना है हमें। ओके। फिफ्थ में आप देख सकते हो सेकंड थर्ड और फोर्थ लिखा है, मतलब पहले वाले को छोड़ के इन तीनों को, फिर नेक्स्ट 3 को, इस तरीके से इनको ऐड करना है। और लास्ट वाले में आप देख सकते हो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, इसका मतलब कि पहले 2 को छोड़ के हमें इन तीनों को करना है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को, उसके बाद नेक्स्ट 3 और उसके बाद नेक्स्ट 3, और जो छूट जाएगा, क्योंकि अब 1 छूट गया है तो इसका कोई पेयर नहीं बन सकता है, क्योंकि अकेला नंबर है, हमें 3 3 के जोड़े बनाना है, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, और जो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको हम एनसर्कल कर देंगे। ये हमारी पहली टेबल है जिसको कि हम ग्रुपिंग टेबल भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। अब सेकंड हमें बनानी है एनालिसिस टेबल। तो देखो एनालिसिस टेबल कैसे बनेगी, जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं, जो ये फ्रिक्वेंसीज हमने ऐसे लिखी थी, हमने ये वर्टिकल में लिखी थी यहाँ फ्रिक्वेंसीज, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टेबल में इन फ्रिक्वेंसीज को हम कैसे कर देंगे, ऐसे लिख देंगे इस तरीके से। सॉरी, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम कैसे लिख देंगे, इनको हम इस तरीके से लिख देंगे। ये जो भी वैल्यूज़ हैं हमने वर्टिकल लिखी थी, यहाँ हमने इनको ऐसे लिखा था। ओके। और नेक्स्ट टेबल में एनालिसिस टेबल में हम इनको ऐसे लिख देंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरीके से लिख दी। अब हम यहाँ कितने कॉलम बनाएंगे, 6 कॉलम, क्योंकि ऊपर भी हमने कितने कॉलम बनाए थे, 6, तो यहाँ हम 6 रो बनाएंगे। ये रोज़ हैं, तो 6 रोज़ हमने फॉर्म करी है यहाँ पर। अब देखो आप, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, इसमें है लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी 17। देखो 17 के आगे क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10 लिखा है, तो हम 10 के नीचे टिक कर देंगे। 10 के नीचे हम फर्स्ट रो में हमने देखा 10 के नीचे हमने एक टिक कर दिया। ओके। देखो सेकंड में, अब सेकंड कॉलम में देखिए आप, लार्जेस्ट है 30, किसको मिला के बना है, 16 और 14 को मिला के, किसको मिला के 16 और 14, और ये किसकी हैं, 6 और 7 की हैं फ्रिक्वेंसीज। तो हम 6 और 7 के नीचे एक टिक कर देंगे। सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में 10 था, सेकंड वाले में 6 और 7 में हमने टिक कर दिया है। ओके। अब देखो थर्ड कॉलम में क्या क्या है, कौन सी है लार्जेस्ट, 28 है। 28 किसे मिला के बना है, 12 और 16 को मिला के, और इन ये किसकी फ्रिक्वेंसीज हैं, 5 और 6 की, तो 5 और 6 के नीचे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 5 थर्ड में 5 और 6 के नीचे हमने टिक कर दिया है। ठीक। अब देखो उसके बाद फोर्थ कॉलम में 42 लार्जेस्ट है, जो कि 12 16 और 14 को मिला के बना है, मतलब 5 6 और 7 को, तो इनमें भी हम टिक लगा देंगे। 5 6 और 7 में देखो फोर्थ कॉलम में है 5 6 7 में हमने टिक कर दिया है। ओके। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में आप देखिए 40 है लार्जेस्ट, 40 लार्जेस्ट है, और ये 16 14 और 10 को मिला के बना है, मतलब 6 7 8, तो 6 7 8 8th में भी हम टिक कर देंगे। देखो 6th में एक, 5th में हमने क्या किया, 6th में टिक, और 7th के नीचे एक टिक, और 8th के नीचे एक टिक कर दिया। उसके बाद लार्जेस्ट देखो यहाँ 38, ये है 38 लार्जेस्ट है, और ये किसे मिला के बना है, 12 10 12 और 16 को, मतलब 4 5 और 6, तो 4 5 6 के नीचे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। देखो 4 के नीचे एक टिक किया हमने 6 वाले में, 5th के नीचे 6, अब हमारे टोटल इस तरीके से आपको टिक करना है, मतलब जो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है और वो जिस भी वैल्यू की फ्रिक्वेंसी है उसके नीचे हम टिक करते जाएंगे कॉलम वाइज, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इन टिक को। ये हम ऐड करेंगे, देखो यहाँ 4 में केवल 1 है, एक टिक किया है, 5 में कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिया हमने। 6 में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कर दिया। 7 में कितने हैं 1 2 3, यहाँ 3 लिखा, और फिर 1, और फिर 10 में भी 1। अब देखो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। ठीक है, 5 है, और 5 की वैल्यू क्या है, 6 है। आप देख सकते हो 5 की वैल्यू क्या है, 6 है ना। लार्जेस्ट 5 है और 5 की वैल्यू थी 6, तो मतलब 6 जो है वो हमारा बहुलक है, 6 हमारा बहुलक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा z = 6, मतलब 6 का था ये
जो 5 लार्जेस्ट जो फ्रिक्वेंसी थी वो किसकी थी, किस वैल्यू की थी, 6 की थी, 6 की थी। ये जो मदे है ना, मदे दे रखी हैं, तो 6 की थी, इसका मतलब हमारा जो बहुलक है वो 6 है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ में हम इन 2 टेबल की थ्रू इन पता करते हैं। ये टेबल बनाने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हम केवल देख कर नहीं बता सकते। यहाँ हम देख कर बता सकते थे, इसलिए हमें टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और टेबल बनाने की ज़रूरत हमें कब पड़ी, जब हमारे पास एक ही फ्रिक्वेंसी बहुत बार रिपीट हो रखी है और लार्जेस्ट नंबर हमारे पास होने के बावजूद भी हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी किसे हम मानेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो आप देख सकते हो, अगर हम बिना देखे या इंस्पेक्शन मेथड से करते तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता 10, जो कि गलत होता। लेकिन अभी हमारा आंसर आया है 6, जो कि सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 6। अब नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज में। यहाँ इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड से सबसे पहले हम मॉडल क्लास पता करते हैं। देखो, इसमें हमने सबसे पहले मॉडल क्लास पता करी 7 मॉडल क्लास है। ठीक है, 7 है मॉडल क्लास, और उसके बाद हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हो, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। और ये जो वीडियो है ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और इसलिए आज हम केवल इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर पॉज कर रही हूँ, और उसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से बहुलक की गणना करते हैं। इसका जो PDF लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और फिलहाल आप डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ के इंडिविजुअल सीरीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के हैं, ये आप पता कर सकते हो। बाकी ये आप पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, क्योंकि इनमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। फॉर्मूले अप्लाई हम करेंगे अगली वीडियो में, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा,